हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए हमारी हिस्ट्री की 8वीं क्लास। इस क्लास में हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश में हमारे जो सिलेबस में है ये दो राजाओं के सिर्फ जिक्र मिलते हैं, ये समुद्रगुप्त का और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य का। तो इन्हीं दोनों के संबंधित प्रश्न जो है आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और हम लगभग इन्हीं के अराउंड जो है बातचीत करेंगे इस वीडियो में। और थोड़े से इस गुप्त वंश के बारे में भी हल्की फुल्की चर्चा करेंगे, जितने तक मतलब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गुप्त वंश जो था, जब मौर्य वंश आपका खत्म हो गया था, मौर्य वंश के बाद में काफ़ी सारे जो है विदेशी आक्रमण भारत पर देखने को मिलते हैं। और उन विदेशी आक्रमणों के बाद जैसे शक कुषाण ये सब के आक्रमण होते हैं भारत पे, और इन सब के बाद जो है कोई एक स्टेबल बड़ी अच्छी सी कोई एक राजवंश स्थापित नहीं हो पाया, खुद को स्थापित नहीं कर पाया। कुषाणों में जो है एक आध राजा हुए, जैसे कि कनिष्क करके एक था, उसने अपना साम्राज्य काफ़ी हद तक स्थापित भी किया, लेकिन उसके जो सक्सेसर थे वो भी बहुत वो नहीं थे, पावरफुल नहीं थे, और उनका साम्राज्य अल्टीमेटली डिक्लाइन कर गया। इसके बाद में जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश यहाँ पे भारत में उभरा, और इसको जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। इसको स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। और इसने भारत में रह के और इसने अपना काफ़ी हद तक विस्तार भी किया, और इसने अपने आप की एक अमिट पहचान छोड़ी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इनका टाइम पीरियड जो है गुप्त वंश का, ये आपका लगभग 319 एडी से लेके 540 एडी तक इनका जो है साम्राज्य चलता है भारत में। और भारतीय इतिहास का इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। ये कई बार जो है परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछ रखा है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं। तो उसमें आपका आंसर ये गुप्त वंश होने वाला है। इसके बाद देखते हैं इसमें राजाओं का क्रम क्या है। तो सबसे पहले जो इसके संस्थापक माने जाते हैं वो हैं श्रीगुप्त, उसके बाद फिर घटोत्कच, लेकिन फिर आते हैं समुद्रगुप्त प्रथम। ये जो श्रीगुप्त और घटोत्कच थे ये बहुत छोटे से राजा थे, मतलब कहा जाए एक ट्राइबल कम्युनिटी के राजा हुआ करते थे। ये अपने साम्राज्य को उस विशेष स्तर तक, उतने बड़े स्तर तक नहीं ले जा पाए जिस स्तर के लिए हम लोग इस गुप्त वंश को जानते हैं, उतने स्तर पर नहीं ले जा पाए। उतने स्तर पर ले जाने का जो सबसे पहले काम किया ये चंद्रगुप्त प्रथम ने किया, और इन्होंने 319 ईस्वी में राजगद्दी पर ये विराजमान हुए, इनका राज्याभिषेक हुआ, और इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है इस गुप्त वंश का। और इन्होंने 335 तक शासन किया, 335 ईडी तक। उसके बाद आते हैं इनके पुत्र समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें। इन्होंने शासन अपना 335 से 380 ईडी तक किया। इनकी माता का नाम कुमार देवी था, इनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम थे, इनकी पत्नी का नाम दत्ता देवी था। इनको भारत का नेपोलियन इसकी संज्ञा दी जाती है, और इनको परम भागवत कहा जाता है, लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। ये सारे इनके जो है टाइटल्स हैं। बाकी ये भारत का नेपोलियन इनको क्यों कहा जाता है, एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है हम लोगों का, प्रयाग प्रशस्ति लेख ये पहले कौशाम्बी में हुआ करता था, बाद में वो प्रयागराज में ट्रांसफ़र कराया गया। उसमें जिक्र मिलता है इनका समुद्रगुप्त का। उसमें ये बात लिखी हुई है कि इन्होंने आर्यव्रत के 9 राजाओं को जो है हराया था, और दक्षिणावर्त के जो है ये 12 राजाओं को हराया था। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने जो उत्तरी भारत था, उत्तर भारत में 9 बड़े राजाओं को परास्त किया था, और दक्षिण भारत के भी इन्होंने 12 राजाओं को परास्त किया था। और इसमें दोनों में इन्होंने अलग अलग नीति अपनाई थी। पहले में आर्यव्रत में इन्होंने प्रस्फोद्धरण की नीति अपनाई थी, और जो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत में इन्होंने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। यानी कि यहाँ पे उत्तर भारत में तो इन्होंने जो, चूँकि ये जो था ये रीजन पे वो कंट्रोल अपना सही से बनाए रख सकते थे, वहाँ पर अपनी क्या बोलते हैं शासन व्यवस्था जो है कायम कर सकते थे, डायरेक्टली जाके वहाँ पे शासन कर सकते थे उत्तर भारत में। लेकिन दक्षिण भारत चूँकि एक बहुत दूर का प्रदेश हो जाता था, और वहाँ पर शासन करना, उतने एक्यूरेटली अपने साम्राज्य को संभाले रख पाना मुश्किल था। तो बाद के भी राजाओं में ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं कि लोग जो है वहाँ के राजाओं से ज़मीन छिया नहीं करते थे, बल्कि कुछ ट्रिब्यूट के रूप में धन वगैरह ले लिया करते थे। कर उनसे बराबर हर उस पे जो है एक साल के अंत पे उनसे कुछ टैक्सेस लिए जाते थे। ये सारी वो चीज़ें करी जाती थी। तो ऐसा ही इन्होंने भी किया था समुद्रगुप्त ने। इसने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर राज किया है, और इसने गुप्त वंश को एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो है लाके गुप्त वंश के सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद में इनकी ये सारी जो विजय हैं, इसका उल्लेख जो है ये प्रयाग प्रशस्त के लेख में मिलता है। और इस प्रयाग प्रशस्त के लेख को जो है हरिशेन ने लिखा था, और ये पूर्णतः संस्कृत में है। इसमें जो है इस लेख में, प्रयाग प्रशस्त लेख में, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है,
और एक बात और आप याद रखेंगे, मैं गलती से नोट्स में लिखना भूल गया हूँ। एक क्वेश्चन बहुत पूछता है समुद्रगुप्त से रिलेटेड। एक चांदी का सिक्का मिलता है, जिस चांदी के सिक्के में इन्होंने समुद्रगुप्त ने अपनी जो है आकृति बनवाई है, उसमें वो वीणा बजाते हुए दिख रहे हैं। ये जो है ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि किस राजा का ने अपनी वीणा बजाते हुए तस्वीर का सिक्का जारी किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आप लोग याद रखेंगे कि ये समुद्रगुप्त ने किया था। अब इसके दो पुत्र होते हैं। समुद्रगुप्त के दरअसल दो पुत्र थे, एक रामगुप्त था और दूसरा था चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त इनका बड़ा पुत्र था, इसी वजह से इसको गद्दी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इनका छोटा भाई था, तो वो शासन में सहयोग करता है। लेकिन बात क्या होती है कि अचानक से हो जाता है शक राजाओं का, मतलब जो शक लोग थे, शकों का आक्रमण होता है। शकों के आक्रमण में एक रुद्र सेकंड नाम का राजा मिलता है, आपका रुद्र द्वितीय नाम का राजा। उसको ध्रुव देवी के बारे में कुछ उसके मन में आसक्ति थी। तो उसने जो है इसके सामने, रामगुप्त के सामने ऑफर रखा कि आप क्या करें, आप अपनी पत्नी को हमारे पास भेज दें, हम आपके साम्राज्य को छोड़ देंगे, हम आप पे हमला नहीं करेंगे, हमको बस आपकी पत्नी चाहिए। तो ये जो है ये रामगुप्त कह सकते हैं कि ये उतना वीर नहीं था, ये उतना मतलब साम्राज्य को लेके ज़्यादा लालायित रहता था, ये अपनी इज्जत की उतनी परवाह नहीं करता था। इसने अपनी पत्नी देना स्वीकार कर लिया। तो जब इसने पत्नी देना स्वीकार कर लिया, तो एक तो ये पूरे गुप्त साम्राज्य के लिए, गुप्त खानदान के लिए एक बड़ा सेटबैक हुआ, और दूसरा ये इसकी पत्नी के लिए भी बड़ा सेटबैक था। इनकी पत्नी की जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से काफ़ी हद तक उनसे विचार मिलते थे, और उनसे जो है बहुत अच्छा, गूढ़ नाता था, बहुत गूढ़ रिश्ता था। तो उसने जो है ध्रुव देवी ने चंद्रगुप्त द्वितीय से प्रार्थना करी कि देखो तुम्हारे भैया मुझे किसी और के हवाले कर रहे हैं, मुझे इससे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो इसने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, अपने भाई की हत्या करी। ये जो रामगुप्त था, रामगुप्त की रातों रात इसने हत्या करी, और उसके बाद फिर जाके जो रुद्र द्वितीय था उसको हराया, और उसके बाद अपनी जो भाभी थी ये ध्रुव देवी, इनसे इसने शादी करी। और शादी करके उसके बाद चूँकि इसने शक राजा की हत्या की थी, शकों को मारा था, इसलिए इसने एक उपाधि धारण करी शकारी करके। कुछ लोग जो है, कुछ चैनल्स पे मैंने देखा इसको शिकारी बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, शिकारी फिकारी नहीं था, शकारी करके एक उपाधि धारण करी थी इसने। इसके और कई सारी इसने उपाधियां धारण करी थी, जैसे परम भागवत, और सबसे प्रमुख जो है यह है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के नाम से ही अक्सर इसको जाना जाता है, इस राजा को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से, और ये बहुत महान राजा था। और इसके बाद में इन्हीं के दरबार में जो है आपको नवरत्न देखने को मिलते हैं। ये नवरत्न बाद में जो है अकबर ने भी कॉपी किए थे, लेकिन शुरुआत में जो नवरत्नों की परंपरा थी ये इन्हीं के दरबार से हमको देखने को मिलती है। इनके नवरत्न कौन कौन से थे? इनके पहले नवरत्न थे कालिदास, इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। इसके बाद इनके दूसरे जो नवरत्न में आते थे, ये थे वाराह मिहिर, ये गणितज्ञ थे। तीसरे थे शंकु, ये वास्तुकार थे। चौथे थे धन्वंतरी, धन्वंतरी एक चिकित्सक थे। फिर हैं घटकरपर, वररुचि, बैताल भट्ट, अमर सिंह, छापड़क। तो इन सब का नाम आप याद रख सकते हैं। मेनली आपको जो है 4 के नाम याद रखने हैं, यही अक्सर पूछा करता है एग्जामों में। तो इसके बाद में हम लोग बात करते हैं फाहियान की। तो फाहियान एक चीनी यात्री था दरअसल, वो इसको इंग्लिश में फैक्सियन करके लिखा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ये वही फाहियान है, इंग्लिश में फैक्सियन लिखा रहता है। और ये जो है 399 में वहाँ चाइना से चल के इंडिया में आता है, और 414 तक ये इंडिया में रहता है, विभिन्न भागों में घूमता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी ये काफ़ी टाइम तक रहता है। और ये जो है ये महायान शाखा से जुड़ा हुआ था, ये बौद्ध था, इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और ये महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं ये कालिदास की थोड़ी रचनाएं जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती रही हैं आजकल के एग्जाम्स में। इसमें इनकी पहली रचना है मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम। ये सारी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं, तो एक एक रचना आप अच्छे से याद कर लें इसको। इसके बाद ये जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था ये है विष्णुगुप्त। और ये जो है आपने जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा है, इनके बाद एक राजा आते हैं कुमारगुप्त करके। इन कुमारगुप्त ने जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण इन्हीं कुमारगुप्त के द्वारा कराया गया था। ये इनके पुत्र थे, विक्रमादित्य जी के पुत्र थे ये कुमारगुप्त, और इन्होंने नालंदा का निर्माण कराया था। इनके पुत्र स्कंदगुप्त थे। स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को जो है रोका था, हूणों के आक्रमण से जो है भारत को बचाया था। तो चलिए इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।